यदि आप उसको बीजेपी कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बांध दोगे तो फिर सोच उसकी जब खत्म हो जाएगी तो देश पीछे हो जाएगा। और अभी जैसे उनका वो चल रहा है अपोजिशन करके 400 पार का 400 पार का नारा तो बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। जब मैं माफी चाहता हूं देश के क्षत्रियों से, तो बीजेपी ने जो डिसीजन लेके सीएम बनाया इसमें बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन शो होता है। रविंदर सिंह एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे यूथ लीडर को घबराना नहीं चाहिए। प्रताप जी, जैसे आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र संघ अध्यक्ष की थी, तो उसके बारे में आपका उस टाइम क्या सपोर्ट रहा, कैसे आपने सोचा और कैसे आपने आगे किया? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तय करके नहीं की जाती, अपने आप होती है। एक स्टूडेंट लीडर जब निकल कर आता है तो मैं मानता हूं कि तो उसकी गॉड गिफ्ट होती है। वहां माहौल ऐसा होता है। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे थे तब वहां पे कांग्रेस बीजेपी के संगठन भी काम करते थे, एनएसयूआई, बीजेपी के एबीवीपी और एनएसयूआई, एसएफआई भी थी, सब थे। लेकिन हम लोग जो फ्री थिंकर्स का ग्रुप था, जो लोग दोस्ती लोगों से हो जाती है, अपने आप आदमी आगे बढ़ता, तो अलग फ्री थिंकर्स का हमारा ग्रुप बन गया पूरे राजस्थान में। तो हम लोग इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करके फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट भी बना और लोगों ने बड़ा साथ भी दिया और बड़े बड़े मूवमेंट भी हुए। मेरा मानना है कि स्टूडेंट एक सोच है, जो देश की सोच क्या है, क्या विचार है समाज का, कंट्री का, वो सारी शो करती है। क्योंकि एक जवान जो होता है वो कहीं बंधन में नहीं बंधता। समाज और सरकार के बीच के बैलेंस का काम यदि कोई करता है तो यूथ पावर करती है। आप उसको जब जब पार्टियों में बांधने की कोशिश करोगे तो उसकी आवाज कमजोर पड़ेगी और वो खुद आप ये मान के बाइस्ड हो जाएगा। और अभी इस वक्त वही चल रहा है। हमारे टाइम पे हम लोग ना कांग्रेस में थे ना बीजेपी में थे, हम दोनों के बीच में बैलेंस का काम कर रहे थे कि सरकार यदि कुछ गलत करती थी तो हम खड़े हो जाते थे। अभी एक सिस्टम खड़ा हो गया, पूरे देश में एक व्यवस्था हो गई। बीजेपी ने जो नई क्रिएशन की, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, अब वो ये चाहते हैं कि जिस देश का जितना भी यूथ है वो हमारी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करे। यदि आप उसको बीजेपी कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बांध दोगे तो फिर सोच उसकी जब खत्म हो जाएगी तो देश पीछे हो जाएगा। तो जो यूथ की जो फ्री थिंकर है यूथ, तो वो तो हमेशा बैलेंस करते हुए अच्छा लगता है। आज का जो यूथ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हम तो धर्म की बात करता है, तो उसका धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है। जो देश की बात करे, जो तिरंगे की बात करे, वो यूथ है। जो यूथ पार्टी की बात करे सिर्फ कॉलेज पास आउट या यूनिवर्सिटी पास आउट होने से पहले, तो वो यूथ वो जवानी नहीं है। जवानी तो दीवानी होती है। जैसा अभी हम बाड़मेर में भी देख रहे रविंद्र सिंह जी जो हैं, उन्हें भी मतलब के काफी वो झेलना पड़ रहा है बाकी पार्टीज का। नो डाउट रविंदर सिंह एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे यूथ लीडर को घबराना नहीं चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं और उन पे स्टैंड लेना चाहिए। और राजनीति में जब आप आते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है और जवानों को कभी विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और अपनी ताकत दिखाई है और यूथ के लिए ये एक बहुत अच्छा संदेश है। तो सर, अभी जो राजस्थान की जो नई सरकार है, जो बीजेपी की है, सीएम भजन लाल शर्मा, तो जो बीजेपी का फैसला था, मतलब इलेक्शन हुए, उन्होंने ऐसा नाम सामने लेके आए, वो भजन लाल जी को उन्होंने सीएम बनाया। तो उनकी कार्यशैली पर जो बीजेपी ने जो डिसीजन लेके सीएम बनाया, इसमें बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन शो होता है। और जो बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप है उसको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के जो लीडर आगे खड़े थे उनको आपने पीछे कर दिया, तो क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी और अमित शाह जी, क्या जब पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग होगी उनकी लोकसभा चुनाव में, तो क्या वो इसी लीडरशिप को खुद को पीछे कर लेंगे क्या? मतलब ये क्या नाटक है? आप शिवराज सिंह को हटाते हैं, आप वसुंधरा राजे को हटाते हैं, आप इनमें जो लीडरशिप है बीजेपी की जो आगे थी, मैं एक नाम बता रहा हूं, उनको आप अचानक पीछे, जो सबसे पीछे खड़ा उसको अचानक फर्स्ट टाइमर को बना देते हैं। तो इसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब खुद तो आप योग्य हैं, बाकी सब अयोग्य है, गलत। बाकी आपका फैसला, हमें कोई मतलब नहीं। और अभी जैसे उनका वो चल रहा है अपोजिशन करके 400 पार का, 400 पार का नारा तो बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। ये घमंड की भाषा है और घमंड दिख रहा है मोदी जी का और बीजेपी का। आप देखो, विज्ञापन में मोदी गारंटी बंद हो गई, 400 पार का नारा बंद हो गया
और मोदी गारंटी को लेकर जो ये कहा गया, गारंटी की भी पूरा होने की गारंटी का नाम है मोदी गारंटी, और वो शब्द भी खुद प्राइम मिनिस्टर का बार बार मोदी गारंटी पर बोलना, लोगों को लगा कि मोदी जी खुद ही मोदी गारंटी बोल रहे हैं, तो ये बोलते कि ये मेरी गारंटी हो तो अच्छा लगता। मुझे खुद को लगा अजीब सा कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है, मेरा मानना है कम हो रही है, क्योंकि इस देश के यूथ को आप सिर्फ धर्म के आधार पर बेरोजगार कर देंगे, भूख से मार देंगे, घर में जो हंगामा है, दर्द है, परेशानी है, वो रोज रोज यूथ देख रहा है घर में। सही। वो 3-4 बार अपने मदर फादर से डांट खाता है बेरोजगारी को लेकर। रोटी का झगड़ा चल रहा है हर घर में। बीजेपी कहती है घर में जो परेशानी है वो डिस्कस मत करो, सही। शहर में जो परेशानी है वो डिस्कस मत करो, यूथ की प्रॉब्लम डिस्कस मत करो, महंगाई पर मत बोलो, बेरोजगारी पर मत बोलो, भूख पर मत बोलो, और ये कहो कि हम जो काम कर रहे हैं धर्म का वो अच्छा है। तो सबसे बड़ा धर्म है भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, और सबसे बड़ा धर्म है हर व्यक्ति को न्याय मिले, अधिकार मिले, और संविधान के अनुसार जो देश चलता है उस देश में राम राज्य स्थापित होता है। जब संविधान को मखौल बना दिया जाए और लोगों के अधिकार खत्म कर दिए जाए, अभी बीजेपी ने कहा बीच में तो 2 वर्ग रह गए, हिंदू और मुसलमान, तब लोगों की समझ में आई कि इस देश में क्षत्रिय भी है, एसटी एससी भी है, और बीजेपी तो संविधान को तो खत्म करने की तैयारी थी, रिजर्वेशन खत्म कर रही थी। इसलिए खत्म होता है क्योंकि बीजेपी ने देखिए रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, कोयला बेच दिया, खान बेच दी। जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी सब कुछ प्राइवेट करके रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। जब बीजेपी डर गई तो बोली नहीं नहीं, ये तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे, हम नहीं दे सकते मुसलमान को या हिंदू को रिजर्वेशन, हमारे हाथ में हमारा संविधान देता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन दलित को मिला, कांग्रेस की सरकार के समय मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने जब मिलकर बैठकर बात की तो उसको अधिकार मिला, जो दलित था, पिछड़ा था, गरीब था, जो परेशान था व्यवस्थाओं से, और वो हक है उसका संविधान में। आप उसकी बात नहीं कर, अब पता चला लोगों को कि नहीं, गलत बात है। आप हिंदू सब, मैं राजपूत हूं, मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, हिंदू सब कब लाए, कैसे लाए, हिंदू होने पर भी मुझे गर्व है, सनातनी होने पर भी गर्व है, लेकिन जब मेरे अधिकार छीन लिए जाएंगे तो फिर तो बीजेपी बहुत सॉफ्ट वे में अधिकार छीनने की बात कर रही है। और जब बीजेपी को लगा कि एसटी एससी वोट मेरे से दूर जा रहा है, राजपूत मेरे से दूर जा रहा है, तब उसको पता चला ये जो क्षत्रिय है, आजादी के बाद सबसे पहले जनसंघ का साथ यदि किसी ने दिया तो क्षत्रियों ने दिया। आप क्षत्रियों की महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, आप क्षत्रियों की पगड़ी उछाल रहे हैं, केसरिया पगड़ी, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। आपको सिर्फ इतना सा करना है एक मीटिंग में कि मैं माफी चाहता हूं देश के क्षत्रियों से, मां बहन बेटियों से, जो स्वाभिमान शौर्य बलिदान की प्रतीक है, जिन्होंने जोर करके भी इस देश और धर्म को निभाया, इस देश के धर्म को निभाया, जिन्होंने एक मिसाल कायम की कि भारत की नारी कैसी होती है, उन नारियों से मैं माफी चाहता हूं, मेरी मां समान बहनों से। आप एक टिकट काटने में घबरा गए तो आप काट देते एक टिकट। आपको 16% वोट चाहिए क्षत्रियों के, लेकिन आप उनका अपमान करके वोट लेना चाहते हैं। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो क्षत्रिय बीजेपी को वोट करता था 99%, 95%, 90%, 80% से ऊपर तो हमेशा ही करता था। यदि वो इस बार मेरे को पता नहीं कितना हुआ, यदि उसने वोट खिलाफ कर दिया है बीजेपी के, तो बीजेपी फिर जा रही है, आप ये मान लेना। क्योंकि एसटी एससी, क्षत्रिय, माइनॉरिटी और ओबीसी की बहुत बड़ी क्लास जितने भी हैं, वो यदि वोट कर रही है कांग्रेस को, फिर कांग्रेस जीत रही है। वोट तो गिनती का है। इतना विद्रोह उनका रहा राजपूतों का, फिर भी उन्होंने गलत। यदि एक क्षत्रिय कहीं रहता है गांव में या कहीं पर, तो उसके साथ 10 वोट लेकर भी वो आता है। बिल्कुल सही बात। तो आप यदि क्षत्रिय, माइनॉरिटी, एसटी एससी, ओबीसी एक होते हैं, आप रिजल्ट का अंदाज कर लीजिए। और आप का जो घमंड है, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई बीजेपी कांग्रेस का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, तिरंगे के गुलाम बनिए भैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, और सबसे पहले पार्टीबाजी से, पार्टी और इन सब से ऊपर उठकर पहले मेरे लिए मेरा देश है, भारत है, भारत का तिरंगा है। बीजेपी के लोग कहते हैं सबसे पहले हमारी पार्टी है, हमारा नेता है, और कांग्रेस के लिए सबसे पहले तिरंगा है।
और हमारा नेता राहुल गांधी कहता है तिरंगा मेरा धर्म है, उसके बाद क्या राहुल गांधी की जान लोगे क्या जान देना बाकी है? जिस मर्दानगी के साथ राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है और जिस अच्छे ढंग से उन्होंने अपना संदेश दिया लोगों को, ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी की आवाज देश की आवाज बनने जा रही है। क्योंकि क्षत्रियों ने कई हजार सालों तक बलिदान दिया देश के लिए, आप उनसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? अब उन्हें इग्नोर आप उन क्षत्रियों को सनातन और हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हो जिन्होंने, ये जो अयोध्या है, अयोध्या का इतिहास आप पढ़ लेना। इस अयोध्या में यदि किसी ने खून बहाया है धर्म की रक्षा के लिए और देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, तो वो अयोध्या के आसपास गांव में आज भी जिंदा है, वो क्षत्रिय है। उन क्षत्रियों ने खून बहाया है। आप उन क्षत्रियों के खून का अपमान कर रहे हैं, पसीने का अपमान कर रहे हैं, और आप कभी नहीं बोलते, उनका नाम नहीं लेना चाहते। आप कह रहे हो कि 500 वर्ष के बाद हम राम जी को लेकर आए, आप लेकर नहीं आए राम जी को, राम जी तो वहीं थे। आपने राम जी के आशीर्वाद से नाटक करके राम जी के नाम से वोट लेने का जो षड्यंत्र किया है, वो आपको मदद पूरी इसलिए नहीं मिल रही राम जी की क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। इरादे यदि आपके नेक होते तो मिलती। आप तो उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं जिनके बाप दादा मर गए आपके सम्मान के लिए, धर्म के सम्मान के लिए। एक टाइम पे तो 16 इंची छतरी पगड़ी नहीं पहना करते जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, पगड़ी ना पहने। देखिए, ये इतिहास दुनिया जानती है कि पगड़ी नहीं पहनी, उनके बाप दादा मर गए, तो ये लड़ाई तो 2000 साल पुरानी है, 2000-5000 साल पुरानी लड़ाई है, लड़ रहे हैं बेचारे। लेकिन आप धर्म के नाम पर भेदभाव करके, और अभी भी आप वही, तो बीजेपी का एजेंडा धर्म को बचाने का नहीं है, बीजेपी का एजेंडा धर्म की आड़ में मेजोरिटी को डराकर और वोट लेने का है। बीजेपी का एजेंडा ही गलत है आपके मन में। आप किस क्षत्रिय को, क्षत्रिय तो भला है, तो तुम्हारे एजेंडे में फंस गया। देखो, क्षत्रिय किसी से डरता नहीं है। आप क्षत्रिय को, बट आप खुद डरपोगे, बीजेपी वाले खुद डरपोगे, आप क्षत्रिय को डराना सिखा दिया, हिंदू एक हो जाओ। तो भैया सब अपनी अपनी जगह है। आप क्षत्रिय, तो आप उसको वो हिंदू है मान लिया, तो क्षत्रिय क्षत्रिय है। तो जो क्षत्रिय देश और धर्म के लिए लड़ता था उसको आप क्षत्रिय रहने दो ना, आप तो उसके पीछे पड़ो। देश और धर्म की रक्षा के लिए वो लोग भी तो चाहिए जो मरने की ताकत रखते हो, तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हो बीजेपी वालों? वोट भी चाहिए, अपमान भी करते। और फिर अभी बीजेपी कैंडिडेट है गुजरात से, उन्होंने कितना विवादित बयान दिया था, कितना हल्ला हुआ था उसके अंदर। गुजरात में सभा भी रखी गई थी, इतनी सारी बीजेपी की कैंडिडेट ने बोला, तो अभी वो माफी मांग रहे हैं उस चीज को लेकर। सर उस पर वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप समझिए वहां झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा ये इस बात का है कि रेगुलर गलत बदतमीजी होती है। और मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर का एक वीडियो जिसमें जूनागढ़ के राजा के यहाँ जाते हैं, पांव छूकर आशीर्वाद मांगते हैं। आप राजा जी से जाकर आशीर्वाद मांग रहे हो, तो आपको तो इतना सा करना था, आप समाज से माफी मांग लेते। कोई नेता का तो काम ही माफी मांगना होता, नेता तो हमेशा हाथ जोड़ के वोट मांगता है। तो आप दिल्ली से एक संदेश जारी करते, और आपको खुद को बुरा लगा होगा। कई मैंने देखा बेचारे कोई राजपूत संस्थाओं के नेता वहां जो गए, उनकी वो पगड़ी पहने, वो बेचारा चिल्ला रहा है, देखो मेरी पगड़ी पे हाथ मत डालो डालो। चला क्या बदतमीजी कर रही है आपकी पुलिस वहां पर गुजरात में। तो गुजरात में इन्होंने आपको वोट ही तो दिए थे, वो तो कोई गुनाह नहीं किया क्षत्रियों ने। तो यदि वोट देना भी गुनाह है तो फिर बीजेपी से किस तरह ढंग से दोस्ती होगी? तो ये दोस्ती हो नहीं सकती, बिगाड़ बड़ा हो गया। तो बीजेपी वाले सुन ले, जो लोग व्यवस्था के खिलाफ अपनी 3-3 पीढ़ियों का बलिदान देकर लड़कर और यहाँ तक पहुंचे, वो कोई मरने से नहीं डरते। इसलिए आप उनको चाहोगे आपकी सत्ता से आप डरा दोगे, तो कोई डरने वाला नहीं है। तो जैसे आपने पहले छात्र संघ चुनाव लड़ा, फिर आप विधायक हो, फिर कैबिनेट मंत्री हो, फिर आप सांसद प्रत्याशी, जनता का सपोर्ट काफी ज्यादा रहा है। अभी आपको कैसा लगता है और आगे क्या रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना था कि मुझे लग रहा था कि मेरा ग्लैमर कम हुआ है, मुझे लगता था। लेकिन जब मैं अभी पार्लियामेंट वापस लड़ने गया तो मुझे लगा कि अभी भी लोग मुझे पसंद करते हैं। क्योंकि जब मैं विधानसभा चुनाव हार गया तो मेरे खुद को अजीब सा लगा, क्योंकि बेवजह हार जाना, क्यों हराया लोगों ने आज तक मैं नहीं समझा। तो मेरा मन खराब हो गया, तो मैं लड़ना नहीं चाहता था ये चुनाव, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने मुझे बहुत दिया है, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिद कर ली कि नहीं लड़ना ही है आपको, हमें तो आपको ही लड़ाना है। तो मैं लड़ा, और मैंने लोगों से बहुत रिक्वेस्ट ली, वोट मांगा है। अब इस सारी सच्चाई 4 जून को सामने आएगी क्या होता है। लेकिन जैसा हम समझ रहे हैं कि यदि मुझे ST SC और राजपूत वोट मिल गया है, तो गणित जयपुर की बदल जाएगी।
क्योंकि वोट तो गिनती का है, सही हो जब सब तो वो गिनती सामने है, हाँ, सामने। तो माइनॉरिटी वोट तो मिलता है, मिल रहा है। माइनॉरिटी के साथ साथ यदि एसटी, एससी और राजपूत मिल जाता है तो आपकी सीट निकल जाएगी। एक आखिरी सवाल, एनी मैसेज फॉर द पीपल, आपकी जो सपोर्टर है जनता है उनके लिए कोई मैसेज? मैं तो सबसे एक ही बात कहूंगा, सच्चाई का साथ दो, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो, मुद्दों को देखो, तोलो, परखो और ये समझो कौन नेता आपको बेवकूफ बना रहा है। और ये ज्यादा धर्म के नाम पर जो लोग डराते हैं, वो हिंदुस्तान के बेटों को जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश का भला नहीं कर सकते। डराकर जो व्यक्ति वोट मांग रहा है वो कौन है आप सब जानते हैं। तो बीजेपी के नेता इस देश की जनता को डराकर वोट मांग रहे हैं। जो डराकर वोट मांगते हैं वो अपना काम कभी नहीं बताएंगे, दूसरे को गाली देंगे, दूसरे नेता को चुनौती देंगे, लेकिन खुद के 10 वर्ष के काम नहीं बताएंगे। मौका है, यदि इस बार बीजेपी को हरा दिया तो देश जीत जाएगा, और यदि बीजेपी जीत गई तो देश हार जाएगा।